दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो, तो जिंदा हो। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहे, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहने से। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 2020 में। और ये ईंधन का पार्ट 2 होने वाला है, यानी हम पहले पार्ट में ईंधन को प्रारंभ कर चुके हैं। ठीक है, ईंधन में हमने क्या पढ़ा था? ईंधन पढ़ा था कि ईंधन होता क्या है, ईंधन किस लिए काम आता है। या तो हम घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे होते हैं या औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईंधन का दहन किया जाता है। फिर हमने देखे जो मुख्य जो ईंधन के प्रकार थे वो थे ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन। फिर हमने देखा उपयोग के आधार पर ईंधनों के प्रकार, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था परंपरागत ईंधन और फिर पढ़ा था गैर परंपरागत ईंधन। अभी उसी क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज जो हम जो प्रारंभ करने वाले हैं वो है मुख्य ईंधन। क्या है? जो मुख्य जो ईंधन है, ठीक है, जिनका प्रयोग हम करते हैं उनको ही आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य ईंधन है वो है हमारा कोयला। क्या है? कोल, जैसे कहते हैं कोयला, यानी कोल को ही क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। और कोयला क्या होता है? एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होता है। देखो जीवाश्म ईंधन होता क्या है, आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने एक बताया था जैव ईंधन। तो कोयला जैव ईंधन नहीं होता, क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। क्योंकि जैव ईंधन में क्या होता है? जैव ईंधन में क्या हो रहा था कि कोई भी जो वनस्पति होती है या कोई जंतु पदार्थ होता है वो हमारा जैव ईंधन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो उसकी जैव ऊर्जा होती है, यानी किसी भी ईंधन में उसकी जो निहित जैव ऊर्जा होती है उसका प्रयोग हम अपने घरेलू या औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं जैव ईंधन। लेकिन बात करें जो कोयला है जो कि एक जीवाश्म है, यानी जो जीवाश्म से बना हुआ कोयला है उसे हम जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ही रखते हैं, उसे जैव ईंधन के रूप में नहीं गिना जाता। लेकिन अगर बात करें कास्ट कोयले की, यानी मैंने आपको बताया था एक कास्ट कोयला भी होता है। तो जो कास्ट कोयला क्या होता है? जो लकड़ी का जला हुआ, यानी जब लकड़ी का दहन किया जाता है तो उसके जो अवशेष बचते हैं उसे कहते हैं हम कास्ट कोयला। तो जो कास्ट कोयला होता है या कह सकते हैं जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? जैव ईंधन होती है। वो क्या होती है? जैव ईंधन होती है। लेकिन आज हम जिस कोयले की बात कर रहे हैं वो होता है जीवाश्म ईंधन। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। और जिसे हम पत्थर का कोयला क्या कहा जाता है? इसे पत्थर का कोयला भी कहा जाता है। और पत्थर का कोयला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोयला हमें सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होता। ये जो कोयला है उसके जो भंडार होते हैं, जैसे कह सकते हैं जो खाने होती हैं, उनमें ही प्राप्त होता है। जो वो बड़ी बड़ी पत्थर की जो चट्टानें होती हैं उनके नीचे यह कोयला पाया जाता है, इसलिए इसे पत्थर का कोयला कहते हैं। तो ये पत्थर का कोयला क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। और जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो कि जीवाश्म से बना होता है। और जीवाश्म होता क्या है? तो जीवाश्म क्या होता है कि हमने जब देखा था कि जब करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व जब क्या हुआ था कि पृथ्वी पर एक भूगर्भिक उथल पुथल हुई थी, यानी लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर उथल पुथल के कारण क्या हुआ? जो पूरी वनस्पति थी, यानी जो पूरी स्थल मंडल या जैव मंडल की जो पूरी वनस्पति थी वो क्या हो गई? पूरी पृथ्वी के अंदर समा गई। ठीक है, पृथ्वी के अंदर समा गई और वह अवसादी चट्टानों के नीचे दबी रह गई। यानी क्या हुआ? जब भूगर्भिक उथल पुथल हुई तो जो पूरी जो वनस्पति थी या पूरे जो जीव थे वो क्या हुए? अवसादी चट्टानों के नीचे दब गए, यानी करोड़ों वर्ष पूर्व। और उसी प्रक्रिया के दौरान यानी जिस प्रकार से जो हमारी वनस्पति थी जो हमारी पृथ्वी के नीचे दबी हुई थी उसमें जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया होने लगी। किसकी प्रक्रिया होने लगी? जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया होने लगी। और जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया के कारण जो सभी जो वनस्पति थी, यानी जो पूरी जो वनस्पति थी वह जीवाश्म में कन्वर्ट हो गई। किसमें हो गई? जीवाश्म में। और जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवों के अस्म, यानी जो मृत जीव जंतु होते हैं, जो उसके अवशेष जो होते हैं उन्हें कहते हैं उसका जीवाश्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल्स। क्या कहते हैं? फॉसिल्स। यानी ये कोयला क्या है? एक फॉसिल्स फ्यूल है। जैसे कोयला की बात करेंगे, आगे हम पेट्रोलियम पदार्थों की बात करेंगे, तो ये क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो बहुत पहले की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा होता है। यानी जो प्राचीन काल से, यानी बहुत ही लाखों वर्षों पहले जो प्रक्रिया होती आ रही थी, जैसे हम जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, उसके द्वारा ये उत्पाद बनाए जाते हैं या ये पदार्थ ईंधन बनाए जाते हैं। इस कारण इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन दो ही प्रकार के होते हैं, तो कोयला होता है या पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अब कोयला क्या होता है? कोयला हमने जान लिया एक जीवाश्म ईंधन है।
ठीक है, और इसे पत्थर का कोयला भी कहते हैं। और ये जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया के दौरान बनता है। और जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया में होता क्या है कि जो अवसादी जो चट्टानें थी उनके नीचे जो वनस्पति दबी हुई थी उसमें क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, कार्बनीकरण की प्रक्रिया होने लगी। यानी जो वनस्पति अवसादी चट्टानों के नीचे दबी हुई थी उसमें उच्च ताप पर, किस पर, उच्च ताप पर, यानी उच्च ताप पर और उच्च दाब पर, उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या हुआ, लाखों करोड़ों वर्ष बाद यह कार्बनीकरण की प्रक्रिया होने लगी। और करण की प्रक्रिया का मतलब क्या है, यानी कार्बन का धीरे धीरे दहन होने लगा। यानी जो जीवाश्म थे वो धीरे धीरे उच्च ताप पर गर्म होने लगे और वह कार्बन की श्रेणी में आने लगे। वो उसे कहते हैं कार्बनीकरण की प्रक्रिया। यानी उनका दहन होने लगा, उनका क्या होने लगा, कार्बनीकरण की प्रक्रिया होने लगी। और उसी कार्बनीकरण की प्रक्रिया के दौरान आज जो हम जो देखते हैं वो क्या है, कोयला हमें यह प्राप्त हुआ है। यानी जो कोयला है वह किसकी प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त हुआ, जो जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया हुई। और जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही जब कार्बनीकरण की प्रक्रिया हुई उच्च दाब उच्च ताप पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर, तो हमें कोयला प्राप्त हुआ, जिसे हम पत्थर के कोयले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा कि ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और जो जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, एक पूरी एक शाखा होती है जो कि जीवाश्मों का अध्ययन करती है, जिसे कहते हैं जीवाश्म विज्ञान या कहते हैं पैलिंटोलॉजी। क्या कहते हैं, पैलिंटोलॉजी। क्या कहते हैं, पैलिंटोलॉजी, जो कि जीवाश्म जो होते हैं, जो अवशेष होते हैं, उनका क्या करती है, अध्ययन करती है। ठीक है, जो फॉसिल्स होते हैं उनकी क्या करती है, स्टडी करती है। उस ब्रांच को क्या कहते हैं, पैलिंटोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें कोयले की, तो कोयले की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादक जो देश हैं पूरे विश्व में, जो उत्पादक देश हैं, वो सबसे पहले नंबर पर माना जाता है चीन और दूसरे नंबर पर माना जाता है यूएसए। ठीक है, तो ये अभी करंट में भी है, तो इस वजह से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, कोई करंट में अभी कोरोना वायरस चल रहा है और ये दोनों देश हाईलाइटेड है। ठीक है, तो पहली बात चीन में है, यानी चीन में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है और वो भी 49.5%। ठीक है, यूएसए की बात करें तो केवल 14% है, लेकिन यह दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर आता है। भारत कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो चीन सबसे पहले पे, यूएसए दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब बात करते हैं जो कोयला होता है, जिसे हम पत्थर का कोयला कहते हैं, वह कार्बन प्रतिशतता के आधार पर 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, कुल 4 प्रकार का कोयला कार्बन प्रतिशतता के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। यानी 4 प्रकार के कोयले होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है पीट। यानी 4 प्रकार के ये कोयले पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यानी ये 4 प्रकार के क्या है, इनके नाम हैं। ये 4 प्रकार के कोयले कार्बन प्रतिशतता के आधार पर बांटे गए हैं। अब होता क्या है, पहले बात करते हैं पहले कार्बन की, जो है एंथ्रासाइट। और जो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। क्या होता है, एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे उच्च किस्म का क्या होता है, कोयला होता है। लेकिन ये सबसे महंगा होता है। क्या होता है, सबसे महंगा होता है। इसलिए इसे हम कम यूज करते हैं। ठीक है, भले ये उच्च किस्म वाला होता है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें कार्बन प्रतिशतता की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्बन इसी कोयले में पाया जाता है। और कितना प्रतिशत पाया जाता है, लगभग। ठीक है, यहां ध्यान रखना, लगभग में हम बात करेंगे तो लगभग 94% से 98%, यानी 94 से 98% कोयला पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। और जब सबसे ज्यादा कोयला क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बनीकरण की प्रक्रिया हुई है। किसकी प्रक्रिया हुई है, कार्बनीकरण की प्रक्रिया हुई है। और जब सबसे ज्यादा कार्बनीकरण की प्रक्रिया द्वारा कौन सा कोयला बनता है, एंथ्रासाइट बनता है। और जो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वह जो पृथ्वी की, यानी जो चट्टानों की जो सबसे निचली परत पाई जाती है, यानी सबसे गहराई में, यह कोयला हमें प्राप्त होता है। तभी तो कार्बनीकरण की प्रक्रिया ज्यादा हुई होगी, क्योंकि यहां पर क्या मिला होगा उसे सबसे नीचे क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहीं पर क्या रहा होगा, उच्च ताप रहा होगा और उच्च दाब रहा होगा। इसी कारण इसमें कोयले की मात्रा ज्यादा हुई है। ठीक है, इसलिए एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे उच्च किस्म का कोयला माना जाता है। ठीक है, जो कि हम कोक का जो निर्माण होता है इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात करें ये सबसे कठोर कोयला माना जाता है। ये क्या माना जाता है, सबसे कठोर कोयला है, क्योंकि सबसे निचली परत में पाया जाता है। और सबसे जब निचली परत में पाया जाता है तो उसमें उच्च ताप और उच्च दहन, जो उच्च दाब और उच्च ताप सहन करने की क्षमता होती है। इसलिए ये सबसे क्या होता है, कठोर कोयला होता है। और यही क्या होता है, सबसे गहरा काला। यानी अगर प्रश्न ये आता है सबसे गहरा काला और चमकदार कोयला कौन सा होता है, तो कौन सा प्रकार होता है, पहला कौन सा है, एंथ्रासाइट, जिसमें 94 से 98% तक कार्बन पाया जाता है। क्योंकि कोयला क्या है, कोयला की जो कार्बन का ही एक रूप है, यानी कार्बन का ही क्या है, एक रूप है। ठीक है, कार्बन एक ठोस पदार्थ है कोयला।
तो कोयला गहरा काला होता है, वह चमकदार कोयला होता है। जो एंथ्रासाइट होता है सबसे कठोर कोयला होता है, गहरा काला होता है, वह चमकदार कोयला होता है। सबसे गहरा काला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला सबसे गहरा काला होता है, वह चमकदार कोयला होता है। तीसरी बात, सबसे गहराई में पाया जाने वाला कोयला, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन बहुत मात्रा में पाया जाता है, और कार्बन मात्रा में पाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो कार्बनीकरण की प्रक्रिया है बहुत ज्यादा हुई, और सबसे गहराई में यह कोयला पाया जाता है। अगर बात करेंगे, देखो, एक होता है कोयला, एक होता है एंथ्रासाइट, और बात करें कोयले के प्रकार की तो एक होता है पीट। तो जो पीट जो कोयला होता है वो सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है, यानी सबसे गहराई में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। और पीट की बात करें तो पीट है वह जो परत होती है वह सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है, यानी जो कह सकते हैं जो सबसे चट्टानों की जो सबसे पहली परत होती है उसमें कौन सा कोयला पाया जाता है? पीट कोयला पाया जाता है। लेकिन पीट कोयले में, यानी पीट कोयले में सबसे कम क्या होती है? सबसे कम कोयला प्रतिशत होता है। अगर पीट की बात करें जो कि चौथा कोयला होता है उसमें 40% से कम, या कभी कभी ऐसा भी कहा जा सकता है इसमें 27% से कम। आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है, या तो कभी कभी ऐसा भी आता है 40% से कम कार्बन पाया जाता है पीट में, या कह सकते हैं 27% से भी कम इसमें यहां पर कार्बन पाया जाता है। और यह स्वास्थ्य के लिए क्या माना जाता है? सबसे हानिकारक माना जाता है। क्योंकि इसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत होती है, यानी जब इसको जलाते हैं तो यह उसकी क्या होती है? सबसे कम दहन क्षमता होती है। अगर एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे अत्यधिक दहन क्षमता वाला कोयला होता है। इसकी जो दहन क्षमता होती है, यानी जो इसका कैलोरीफिक मान होता है, हमने कल बात की थी कैलोरीफिक मान की, ठीक है, ऊष्मीय मान की बात करी थी। तो यानी जब एक इकाई कोयले के ग्राम को जब जलाया जाता है तो जो ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं ऊष्मीय मान। तो इसकी जो ऊष्मीय मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है, या कह सकते हैं अत्यधिक दहन क्षमता वाला कोयला होता है। यानी जो भी हमने कोयला जब जलाते हैं तो वह सब पूरी ऊष्मा ऊर्जा देने लग जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें धुआं प्रकट होती है। जब पीट कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि वह कोयला जो होता है वह ऊष्मा या प्रकाश तो नहीं देता, क्योंकि कम दहन क्षमता होती है। जबकि क्या ज्यादा करता है? प्रदूषण ज्यादा करता है। इसलिए जो पीट कोयला होता है वो सबसे प्रदूषित कोयला माना जाता है, जबकि एंथ्रासाइट सबसे कम प्रदूषण करता है। सबसे कम प्रदूषण करने वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला कोयला कौन सा है? पीट कोयला। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो सबसे कम जीवाश्म वाला कोयला। क्यों सबसे कम जीवाश्म वाला कोयला क्यों माना जाता है? सबसे कम जीवाश्म वाला कोयला एंथ्रासाइट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत तो अधिक होती है, और जब कार्बन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, यानी कार्बनीकरण की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से जीवाश्म क्या होता जाता है? कम होता चला जाएगा। यानी जिसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक, ठीक है, उसमें जीवाश्म ईंधन की प्रतिशतता सबसे कम, और जिसमें जीवाश्म ईंधन यानी जो जीवाश्म की जो मात्रा है वह सबसे अधिक, तो क्या होगा? कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। यानी पीट कोयला कैसा हुआ? पीट में सबसे ज्यादा जीवाश्म पाया जाता है। यानी अगर प्रश्न ऐसे आता है कि सबसे अधिक जीवाश्म वाला कोयला कौन सा है, तो कौन सा आंसर होगा? पीट। और सबसे कम कार्बन प्रतिशतता वाला भी होगा पीट। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अधिक प्रतिशतता वाला कोयला एंथ्रासाइट, सबसे कम जीवाश्म वाला कोयला तो भी एंथ्रासाइट। ठीक है, तो सबसे कम जीवाश्म वाला कोयला, सबसे अत्यधिक दहन क्षमता वाला कोयला। तो ये जो पॉइंट है वो आपको याद रखने एंथ्रासाइट के बारे में। फिर एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे कठोर कोयला एंथ्रासाइट, सबसे गहरा या चमकदार कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट। सबसे गहराई में पाए जाने वाला कोयला एंथ्रासाइट, सबसे कम जीवाश्म वाला कोयला एंथ्रासाइट, सबसे अत्यधिक दहन क्षमता वाला कोयला एंथ्रासाइट, जो कि सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है। अगर बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो अगर प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर माना जाता है बिटुमिनस। कौन सा माना जाता है? बिटुमिनस, जो कि एंथ्रासाइट होता है उससे थोड़ा क्या होता है? निकृष्ट होता है। क्या होता है? निकृष्ट प्रकार का होता है। यानी अगर बात करें जो है लिग्नाइट, बात करें अगर लिग्नाइट की और बिटुमिनस की, तो जो बिटुमिनस कोयला होता है वो लिग्नाइट से तो क्या होता है? उच्च क्षमता वाला होता है। लेकिन अगर एंथ्रासाइट से तुलना करते हैं बिटुमिनस की, तो थोड़ा उससे कम क्षमता वाला कोयला होता है। लेकिन बिटुमिनस को भी एक अच्छी किस्म के कोयले के रूप में ही देखा जाता है। तो दूसरा कोयला कौन सा हुआ? बिटुमिनस, जिसमें जो प्रतिशत मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 78 से 86% बिटुमिनस कोयले में ये कार्बन प्रतिशत पाया जाता है।
अगर बात करें लिग्नाइट की तो लिग्नाइट में कार्बन प्रतिशत कितना पाया जाता है, केवल 60 से 68%, यानी सबसे ज्यादा किसमें, एंथ्रासाइट में। उसके बाद किसमें, बिटुमिनस में कितना, 78 से 86%, कितना 78 से 86%। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें कार्बन प्रतिशत के आधार पर तो कौन सा कोयला, लिग्नाइट, जिसमें 60 से 68% ही कोयला पाया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 28 से 30% इसको कहा जाता है, यानी 28 से 30% भी आपको याद रखना है। अगर पीट के बारे में बात करें तो दो चीज याद रखनी है, एक तो 40% कम कोयला जो कार्बन पाया जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 27% से कम यहां पर कार्बन पाया जाता है, यानी 28 से 30% लिग्नाइट में, और 27 से भी कम यानी सबसे कम जो कोयला पाया जाता है वो पीट में पाया जाता है। यानी पहले नंबर पर एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पर बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट और चौथे पर पीट। लिग्नाइट में केवल कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, 60 से 68%। अगर लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं, भूरा कोयला। ठीक है, क्या होता है इसमें, भूरा कोयला, यानी भूरे कलर का हो जाता है, इसे कहते हैं लिग्नाइट। ठीक है, यानी ये भूरे कलर का होता है। यानी पूछा जाए भूरा कोयला कौन सा होता है इन चारों में से, तो कौन सा होता है, लिग्नाइट। कौन सा होता है, लिग्नाइट। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान में बहुतायत में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, लिग्नाइट। आपको क्या उत्तर देना है, लिग्नाइट। यानी राजस्थान में अगर कोई कोयला पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, लिग्नाइट। अगर बात करें, देखो जो कोयला होता है वो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो झारखंड में माना जाता है। जो झारखंड है, झारखंड जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, लेकिन राजस्थान में अगर बात करते हैं तो बहुतायत में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, लिग्नाइट कोयला है। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो हमें उच्च किस्म की जो कोयले की श्रेणी यानी एंथ्रासाइट है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। यानी हमारे भारत के पास काफी प्रकार के कोयले हैं, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, पीट है, लेकिन हमारा जो एंथ्रासाइट है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये चीन हुआ, रूस हुआ, इसमें सब सर्वाधिक देखा जाता है। लेकिन भारत में इसके जो उच्च श्रेणी का जो कोयला है वो कम पाया जाता है। तो ये हुआ लिग्नाइट। तो लिग्नाइट में प्रतिशत कितनी होती है, 60 से 68%। ये इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। 28 से 30% भी आपको याद रखना है अगर ऑप्शन में आता है। और राजस्थान में बहुतायत में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, लिग्नाइट होता है। अब बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा कौन सा है, बिटुमिनस, जिसमें प्रतिशत के आधार पर दूसरे नंबर पर आता है, यानी 78 से 86%। यानी कार्बन प्रतिशतता की श्रेणी में देखा जाए तो सबसे पहला एंथ्रासाइट, दूसरे पर बिटुमिनस। तो इसमें कार्बन प्रतिशत कितनी पाई जाती है, 78 से 86%। कितनी, 78 से 86%। और इसी कोयले का उपयोग करते हैं हम कोक के निर्माण में, यानी सर्वाधिक अगर बात करें तो किस कोयले को हम कोक के निर्माण में उपयोग करते हैं, बिटुमिनस में। ठीक है, किसके लिए, बिटुमिनस का, क्योंकि कोक का निर्माण कब होता है, जब किसी कार्बन का यानी बिटुमिनस कोयले का जब भंजक आसमन किया जाता है उच्च ताप पर, तो क्या प्राप्त होता है, कोक प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है। और बिटुमिनस में क्या पाया जाता है, विशेष रूप से एस्फाल्ट, कह सकते हैं असफाल्ट नामक पदार्थ इसमें विद्यमान रहता है। और असफाल्ट नामक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है। ठीक है, यानी पेट्रोलियम पदार्थ को जब पढ़ेंगे एस्फाल्ट जो पदार्थ होता है वो बिटुमिनस कोयले में ही पाया जाता है, क्योंकि एक चिपचिपा गाढ़ा काले रंग का एक पदार्थ होता है एस्फाल्ट, वो भी इसी कोयले में पाया जाता है। तो आपको विशेष रूप से दो चीज याद रखनी है, एक तो कोक का निर्माण करने में इसी कोयले का प्रयोग करते हैं हम, और इसमें एक विशेष रूप से असफाल्ट नामक पदार्थ इसमें विद्यमान रहता है। अब बात करते हैं चौथे कोयले की, जो कि अंतिम प्रकार का कोयला है, वो कौन सा है, पीट, जिसमें 40% से कम, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें सबसे कम यानी 27% से कम कार्बन की प्रतिशतता को देखा जाता है। तो पीट हुआ सबसे कम प्रतिशतता वाला क्या होता है, कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला होता है। और स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि ये प्रदूषण ज्यादा करता है, धुआं ज्यादा करता है। ठीक है, दहन क्षमता बिल्कुल बहुत ही कम है, यानी प्रकाश जो ऊर्जा है वो तो बहुत कम देता है, उसमें ऊर्जा तो बहुत कम देता है, बल्कि प्रदूषण ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे निकृष्ट श्रेणी वाला कोयला कौन सा हुआ, पीट हुआ। क्या हुआ, पीट हुआ। ठीक है, और सबसे कम दहन क्षमता वाला कोयला कौन सा हुआ, पीट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं और इसके बारे में, और क्या क्या विशेषताएं पीट कोयले की। तो पीट कोयले क्या होता है, सबसे अधिक जीवाश्म वाला कोयला। मैंने अभी बताया था सबसे कम जीवाश्म वाला कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। कौन सा, एंथ्रासाइट। लेकिन अगर यह पूछा जाता है कि सबसे अधिक जीवाश्म वाला कोयला कौन सा है, पीट। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिक जीवाश्म है, लेकिन कोयले का प्रतिशत क्या है, सबसे कम है। कोयले का प्रतिशत सबसे कम है, लेकिन सबसे अधिक क्या है, जीवाश्म है। क्या है, जीवाश्म है। यानी इसकी जो कार्बनीकरण की प्रक्रिया है वो सबसे कम हुई है। और जब कार्बनीकरण की प्रक्रिया जब सबसे कम हुई है तो इसमें जो कार्बन की जो प्रतिशत है वो सबसे कम हुआ है। ठीक है, यानी सबसे अधिक जीवाश्म वाला कोयला कौन सा है,
पीट कोयला है। ठीक है, बात करते हैं सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला कोयला कौन सा है, पीट है। सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला कोयला कौन सा है, पीट है, अभी हमने देखा था। और सबसे ऊपरी परत पर पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, पीट कोयला है। और सबसे भंगुर कोयला भी कौन सा है, पीट है। यानी अगर पीट की बात करें तो इसकी जो कार्बनीकरण की प्रक्रिया है बहुत ही कम हुई है। और ये क्या है, ये कार्बन बनने से पहले की स्टेज है। यानी जब कार्बन बनना जब शुरू हुआ उससे जो पहले की जो अवस्था है उसको कहा जाता है पीट। क्या कहा जाता है, पीट। यानी पीट जो कोयला है वो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है। और ये क्या पाया, सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। यानी जो भी चट्टान की जो ऊपरी परत होती है, यानी जहां से भी जो कोयला उत्पादक क्षेत्र होते हैं वहां की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें ही क्या पाया जाता है, पीट कोयला पाया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, सबसे निकृष्ट श्रेणी का होता है। और ये जब निकृष्ट श्रेणी का होता है ये क्या होता है, सबसे भंगुर कोयला होता है। यानी ये इसमें ये क्या नहीं होता, ज्यादा कठोर नहीं होता। अगर सबसे ज्यादा कठोर पूछा जाए तो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। क्योंकि वह सबसे जो निचली परत होती है उसमें पाया जाता है और उसमें उच्च ताप व उच्च दाब करने की सहन क्षमता होती है। लेकिन पीट कोयले में ऐसा उच्च ताप और उच्च दाब सहन करने की क्षमता नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा क्या होता है, भंगुर होता है। यानी क्षण में ही टूट जाएगा। यानी सबसे भंगुर कोयला कौन सा माना जाता है, पीट कोयला। सबसे ऊपरी परत पर पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, पीट कोयला। और सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला कोयला भी कौन सा है, पीट कोयला। तो ये आपको जो भी 4-5 पॉइंट है इन कोयलों के बारे में याद रखना है। और लिग्नाइट को विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि लिग्नाइट ही राजस्थान में बहुतायत में पाया जाता है। और लिग्नाइट को ही हम भूरे कोयले के नाम से जानते हैं। और लिग्नाइट में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है, 60 से 68%। 60 से 68%। अगर बात करें बिटुमिनस की तो बिटुमिनस की कितनी होती है, 78 से 86%। कितनी, लगभग 78 से 86%। और एंथ्रासाइट की बात करें तो 94 से कितनी होती है, 98% तक। और पीट में सबसे कम कह सकते हैं 40% से कम, 40% से कम। ठीक है, आगे समय में अब बात करते हैं कुछ विशेष शब्दावली क्या है। एक होता है हमारे भारत में गोंडवाना कोयला और एक होता है टर्सरी कोयला। और गोंडवाना कोयला क्या होता है, टर्सरी कोयला क्या होता है, तो ये याद रखना है आपको। जो गोंडवाना जो कोयला है वो हमारे भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। और यही क्या होता है, एक उच्च श्रेणी का कोयला होता है। और गोंडवाना क्यों रखा गया है, क्योंकि जब हमें पता है जब पृथ्वी पर जब जो प्लेट जो हो रही थी, यानी जो पूरी थ्योरी है उसमें जब प्लेटों का विस्थापन हो रहा था तो हमारी जिस टाइम जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या कही जाती थी, गोंडवाना लैंड। क्या कही, जो पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है जो कि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है उसको हम गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड यानी जो भी प्रायद्वीपीय भारत में जो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना कोयला के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, यानी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जैसे हुआ जो 7 स्टेट हैं जिसमें असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ, सिक्किम हुआ, ठीक है, नागालैंड हुआ, उसमें जो कोयला पाया जाता है उसे कहते हैं टर्सरी कोयला। क्या कहा जाता है, टर्सरी कोयला। और ये ज्यादा क्या होता है, ज्यादा उच्च किस्म का कोयला नहीं होता है, इसे कहते हैं टर्सरी कोयला। और टर्सरी कोयला हिंदी में क्या कहते हैं, तृतीय कल्प। क्या कहते हैं, तृतीय, यानी जो तृतीय युग का कोयला है उसे कहते हैं टर्सरी कोयला। ठीक है, गोंडवाना कोयला सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। और गोंडवाना क्यों कहते हैं, क्योंकि गोंडवाना जो लैंड समूह था जब प्लेटों का विस्थापन हो रहा था तो जो हमारी जो लैंड थी, एक तो क्या था, अंगारा, एक तो अंगारा लैंड थी, एक थी गोंडवाना लैंड। तो भारत किसमें गिना जाता है, गोंडवाना लैंड में। और जो पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें हुआ हमारा पश्चिम बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, ये सभी जो आते हैं, जो स्टेट आते हैं वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए इसे गोंडवाना कोयला कहा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना कोयला है। और ये टर्सरी कोयला किसे कहते हैं, जो कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में पाया जाता है, जैसे सिक्किम हुआ, असम हुआ, इन राज्यों में जो पाया जाएगा उसे कहते हैं टर्सरी कोयला। तो वो भी आपको याद रखना है। इसके बारे में मुख्य तथ्य क्या याद रखने हैं, मुख्य तथ्य क्या है, सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक अगर बात करें जो गोंडवाना जो लैंड का है, जो गोंडवाना जो कोयला है वो सर्वाधिक, जो इसके उत्पादक क्षेत्र क्या है, यानी हमारे देश में जो कोयले के सर्वाधिक यानी जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो कौन से हैं, झरिया झारखंड। क्या है, झरिया झारखंड में और रानीगंज बंगाल में। यानी ये 2 ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, अगर इनसे प्रश्न बनने की संभावना होती है तो ये भी आपको याद रखना है। यानी झरिया झारखंड और जो रानीगंज की जो खान है जो कि पश्चिम बंगाल में है वो कोयले के लिए सबसे प्रसिद्ध खानें मानी जाती हैं। यानी झरिया झारखंड और रानीगंज बंगाल। अगर बात करें अगर इसकी करंट अफेयर्स की, यानी अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन करंट से
ठीक है, यानी करंट से भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अगर उसमें कोई रिलेशन दिखाई देता है तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन करंट से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि फरवरी 2020 में जो कोयला मंत्रालय है, यानी जो हमारा जो भारत का जो कोयला मंत्रालय है, उसने एक लॉन्च यानी एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था। किसके लिए? स्टार रेटिंग वेब पोर्टल लॉन्च। और ये जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था वो फरवरी 2020 में किया गया था। और किस मंत्रालय के द्वारा? कोयला मंत्रालय के द्वारा। यानी अभी अभी हाल ही की न्यूज है, यानी फरवरी में हुआ है। तो फरवरी 2020 में कोयला मंत्रालय ने एक स्टार रेटिंग वेब पोर्टल लॉन्च किया था। किसके लिए? जो खानें होती हैं, यानी जो कोयले की जो खानें होती हैं उनको रेटिंग देने के लिए, यानी कौन सी खान किस प्रकार का काम कर रही है उसमें रेटिंग देने के लिए यह जो हमारे जो कोयला जो खान मंत्री है प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा यह जो वेब पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। कब? फरवरी 2020 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुख्य तथ्य क्या हुए? झरिया झारखंड सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, रानीगंज सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। फरवरी 2020 में कोयला मंत्रालय द्वारा स्टार रेटिंग वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार से जो कोयला है वो पूरी कोयले की हमने कहानी देखी। अब बात करते हैं दूसरे मुख्य ईंधन की। जो दूसरा मुख्य ईंधन है वो है पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है। और हम जानते हैं पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किस में करते हैं? ऊर्जा के, यानी ऊर्जा के जो वाहन होते हैं, यानी जो ऊर्जा जिनमें उपयोग की जाती है, उनके लिए हम इन पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ भी किस प्रकार से बनते हैं? यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो भी एक प्रकार का क्या है? जीवाश्म ईंधन होते हैं। क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। क्योंकि ये भी जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही प्राप्त हुए हैं, यानी इनका निर्माण भी जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ है। और इसमें क्या हुआ था? जो भी पूरा, यानी जो भी पृथ्वी पर विद्यमान जो जलीय स्रोत था, जिसमें कह सकते हैं जो पूरी वनस्पति थी, जलीय वनस्पति थी, जो जलीय जीव थे, वो क्या हुए? इन अवसादी चट्टानों के नीचे दब गए, ठीक है। पूरे के पूरे जलीय स्रोत इन अवसादी चट्टानों के नीचे दब गए और उन्हीं के कारण उनमें जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया हुई। जब करोड़ों लाखों वर्ष ऐसे बीत गए तो इनसे क्या बनने लग गए? पेट्रोलियम पदार्थ बनने लग गए। क्या बनने लगे? पेट्रोलियम पदार्थ बनने लग गए। जो कि आज की बात करें तो जो आज के जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो कहां से निकलते हैं? वो जमीन के अंदर से निकलते हैं, ठीक है। जहां पर कोई ऐसा, जैसे हम बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत का जो बॉम्बे हाई है, क्या है? जो बॉम्बे हाई एरिया है महाराष्ट्र का, वहां भी क्या निकलती है? पेट्रोलियम निकलती है। असम के कुछ राज्य हुए, जो असम जो राज्य है वहां पर भी निकलती है, गुवाहाटी, यहाँ पर तेल कुआं है। तो जो भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो ऐसी ऐसी जगहों से निकलते हैं जहां पर जो जलीय स्रोत भी यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। यानी पेट्रोलियम पदार्थ किसकी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुए? जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुए थे, ठीक है। इसलिए पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार के ईंधन में गिना जाता है? जीवाश्म ईंधन में गिना जाता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, यानी पेट्रोलियम पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? तरल सोना। क्या कहते हैं? तरल सोना। क्या कहते हैं? अगर बात करें सऊदी अरब जैसी कंट्रियों में जिसमें पेट्रोल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, वहां पर से किस नाम से जानते हैं? तरल सोने के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमें पता है जो भी पेट्रोलियम पदार्थ निकलेगा वह किस रूप में निकलेगा? तरल पदार्थ में यह निकलता है। जिस प्रकार से जो कोयला था वह ठोसी ईंधन था, हमने कल बात की थी ठोसी ईंधन की और गैसीय ईंधन की और द्रव ईंधन की। तो जो कोयला है वो किस प्रकार का ईंधन है? ठोस ईंधन है, जो कि कार्बनिक ठोस पदार्थ होता है। लेकिन जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो किस रूप में पाए जाते हैं? तरल अवस्था में। इसलिए इसे तरल सोना कहा जाता है। क्योंकि ये भी पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो सोने जैसे कीमती हैं। यानी आज जो जिन देशों की अर्थव्यवस्था ऊंची है उनमें इस कच्चे तेल का, या कह सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थों का बहुत उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो तरल सोना होता है वो हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों को तरल सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेट्रोलियम पदार्थ सोने जैसे ही कीमती हैं, इसलिए हम तरल सोना भी कहते हैं। और इसे एक नाम से और जानते हैं, जिसे कहते हैं काला सोना। क्या कहते हैं? काला सोना। और काला सोना क्यों कहते हैं? सोना तो बता दिया, क्योंकि जो सोना जैसी धातु है वो सबसे बहुत ही कीमती है। और ये क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ भी बहुत कीमती होते जा रहे हैं। तो सोना तो समझ में आता है क्यों कहते हैं इसे, लेकिन काला सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आज जो पेट्रोलियम पदार्थ जो निकल रहे हैं वो किस रूप में निकलते हैं? काले रंग का गाढ़ा द्रव। यानी पेट्रोलियम पदार्थ किस रूप में निकलते हैं? काले रंग के गाढ़े द्रव के रूप में निकलते हैं, जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं या अपरिष्कृत रूप भी कहते हैं। यानी अपरिष्कृत जो रूप होता है, जो तेल का एक अपरिष्कृत रूप होता है, यानी शुद्ध रूप नहीं होता, ये किस में निकलते हैं? अपरिष्कृत रूप में निकलते हैं, यानी अशुद्ध रूप में निकलते हैं। इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? काले रंग के गाढ़े द्रव होते हैं। यानी जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं
ठीक है, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो काले रंग के गाढ़े द्रव के रूप में निकलते हैं, इसलिए इसे काला सोने के नाम से भी जाना जाता है। यानी तरल सोना भी इन्हें कहा जाता है और काला सोना भी कहा जाता है। अगर बात करें पेट्रोलियम पदार्थों की, तो इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों से जो रिफाइनरीज होती हैं यानी जो तेल शोधक, ठीक है, जो तेल शोधक जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें क्या होता है, इन पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन करके, या कह सकते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा, किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा कुछ पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त कर लिए जाते हैं। इन पेट्रोलियम उत्पादों को हम एक एक करके पढ़ने भी वाले हैं, जो कि मुख्य ईंधन का ही हिस्सा बनने वाले हैं। ठीक है, बात करें अगर पेट्रोलियम उत्पादों की, तो ये कहां बनते हैं, जो रिफाइनरीज होती हैं उनमें बनते हैं, और किस विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। यानी जो भी पेट्रोलियम पदार्थ कच्चे तेल के रूप में मिलता है उन्हें हम शोधन करके, ठीक है, उनका शोधन करके और प्रभाजी आसवन की क्रिया पर, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग ताप पर इन उत्पादों को हम प्राप्त करते हैं, जिसमें पेट्रोल हुआ। पेट्रोल भी क्या एक पेट्रोलियम पदार्थ है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों का एक उत्पाद है, ठीक है, जिसका निर्माण किया जाता है। तो पेट्रोल हुई जिसे हम कहते हैं गैसोलीन, ठीक है, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, कोलतार हुआ, जेट ईंधन हुए, ठीक है, जो भी जेट चल रहे हैं उनमें जो ईंधन प्रयोग किया जाता है उसे जेट ईंधन कहते हैं। स्नेक तेल हुआ, या कह सकते हैं जो चिपचिपे प्रकार के जो तेल होते हैं वो स्नेक तेल कहलाते हैं। ठीक है, इनमें औषधियों के निर्माण में इनका उपयोग होता है। पैराफिन, मोम हुआ, डामर हुआ, प्राकृतिक गैस हुई। क्या याद रखना है आपको, प्राकृतिक गैस बहुत ही इंपोर्टेंट है, डीजल इंपोर्टेंट है, पेट्रोल इंपोर्टेंट है, केरोसिन भी आपका इंपोर्टेंट है। तो ये आपको मुख्य याद रखने हैं। यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादी क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोलतार है, जेट ईंधन है, स्नेक तेल है। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार के क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद हैं। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके पढ़ने भी वाले हैं। पहले पढ़ेंगे पेट्रोल के बारे में, फिर डीजल के बारे में, फिर हरित डीजल आएगा, फिर बायोडीजल आएगा, फिर केरोसिन को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। और अगर बात करें कि अगर बात करें जो अमेरिकी जो स्टैंडर्ड है, यानी अमेरिकी स्टैंडर्ड है, यानी जो पश्चिमी देशों का जो स्टैंडर्ड है, उसमें क्या होता है, एक बैरल जो तेल लिया जाता है, ठीक है, जो एक बैरल जो तेल लिया जाता है, जो कि तेल को मापने की एक इकाई है, एक बैरल। तो एक बैरल तेल, अगर एक बैरल तेल, कच्चे तेल की बात करें, तो एक बैरल कच्चे तेल में क्या निकलता है, अगर बात करें उसका शोधन किया जाए, उसका प्रभाजी आसवन किया है, तो सर्वाधिक क्या निकलता है उसमें, गैसोलीन। यानी गैसोलीन का निर्माण किया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, 46% गैसोलीन पाई जाती है। यानी जब भी एक बैरल तेल का शोधन किया जाएगा या प्रभाजी आसवन किया जाएगा, तो उसमें से निकलने वाला उत्पाद क्या होगा, सबसे ज्यादा गैसोलीन। और गैसोलीन का मतलब क्या है, पेट्रोल। ठीक है, 9% की बात करें तो 9% जेट ईंधन इससे निकलते हैं। 26% की बात करें तो उसमें डीजल व अन्य ईंधन तेल आ जाते हैं। और 3% की बात करें तो इसमें एस्फाल्ट नाम का पदार्थ भी निकलता है। और जो एस्फाल्ट जो नाम का पदार्थ मैंने बताया था, बिटुमिनस जो कोयला होता है उसमें भी पाया जाता है। और जो एस्फाल्ट जो होता है वह इसमें कच्चे तेल के रूप में ही निकलता है। यानी कच्चे तेल का शोधन करके एस्फाल्ट 3% इसमें निकाला जाता है। और एस्फाल्ट का कई जगह उपयोग किया जाता है। जैसे जो सड़क होती है उसमें जो कंक्रीट डालते हैं, जो कंक्रीट का निर्माण करते हैं, उनमें भी जो एस्फाल्ट होता है, वो जो कैसे बजरी, तो जो बजरी होती है, तो उस बजरी को बांधने के लिए, यानी बजरी को बांधने के लिए, या कह सकते हैं जो सड़क निर्माण हम जो कर रहे होते हैं उसमें इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यानी एस्फाल्ट इसमें भी निकलता है। यानी सबसे ज्यादा गैसोलीन की मात्रा होती है, फिर 26% डीजल व अन्य ईंधन तेल से निकाले जा सकते हैं, 9% जेट ईंधन भी इससे प्राप्त किए जा सकते हैं, 3% एस्फाल्ट भी निकाले जा सकते हैं, या और भी अन्य प्रकार के पदार्थ आपको निकाले जा सकते हैं। लेकिन आपको ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, 40%, 9% और 26%। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 2 चीजें पढ़ी। एक तो कोयला को देखा, और पेट्रोलियम पदार्थ होते क्या है उसकी भी हमने क्या की है, एक बात की है। जिसे तरल सोना भी कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। इसके उत्पाद एक एक करके हम कल इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें मुख्य ईंधन के रूप में ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जब ये एक एक करके उत्पाद खत्म हो जाएंगे तो उसी प्रकार से ईंधन आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब